अब ये 5C/2 है। अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर नंबरिंग कर लोगे इसको 1 1 तो आप इसको क्या पाओगे 2 2 पाओगे। अगर क्यू पता होता तो V1 V2 बस अननोन होता, तो दो इक्वेशन दोनों V1 ही पता V2 भी पता। तो अगर इसमें से इस कैपेसिटर का चार्ज पता होता तो आप खूब आराम से क्या निकाल सकते हैं। तो बाहर के रीजन की जो एनर्जी है, बाहर के रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अंदर क्या हो रहा है उस पर असर उसको पड़ने वाला नहीं है। ओपन है तब का एक कंडीशन बना दिया कि इसका चार्ज मुझे पता चल गया, इसका चार्ज जीरो था इनिशियली, सर्किट ऐसे घूम रही है। अंदर वाला चार्ज लिया जाता है, रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये सरफेस है ना, इसके जस्ट बाहर वाला चार्ज ऐसे है ना, तो ये चार्ज और ये चार्ज लिया जाता है। लेकिन ये सारी बातें कब समझ में आई? पूरा आंसर आने के बाद समझ में आई कि यार ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सीधे आपसे भी स्क्वायर। तो हेलो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर्स, और इसमें इजी क्वेश्चंस होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर दोनों मिक्स करके होंगे, और कुछ पार्ट थ्योरी के भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। एक इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में कई बार आ चुका है, मेंस में भी कई बार आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, ध्यान रखना। एडवांस में तो मैंने देख रखी है। कह रहा है कि an air filled parallel plate capacitor with the plate area A is connected to the battery of electromotive force B। ये कैपेसिटर का प्लेट्स है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप भी है और बीच का डिस्टेंस इसका डी है। कह रहा है कि वन ऑफ द प्लेट मेड टू वाइब्रेट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एक प्लेट जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी इज गवर्न्ड बाय डी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, वेयर ए इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू डी नॉट। ए बहुत कम है, अगर ये बहुत ही कम होगा तो ये कैपिटल स्मॉल डी अप्रोक्सीमेट डी नॉट के ही बराबर होगी, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, बट ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट, द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ए इज। कह रहा है कि इसमें अगर जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट के बराबर है, मैक्स करंट इज आई नॉट। तो बताइए इस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो एक इजी क्वेश्चन आप समझ ही सकते हैं। मान लो किसी टाइम पे करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका चार्ज क्यू है, तो इसका चार्ज माइनस क्यू आएगा। आप क्या कर सकते हैं, क्यू बराबर सी बी, तो लिखेंगे क्यू बराबर सी इंटू वी। सी इसका कैपेसिटेंस होगा, जो कि होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी ये दूरी है, रख देंगे, दिस इज डी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, ये बन गया क्या, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्यू बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए भी इंटू इसको ऊपर भेज देंगे, तो बनेगा डी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी का पावर -1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा, करिए इसको डिफ्रेंशिएट, इस फंक्शन को, डी क्यू बाई डी टी, तो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए भी डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंशिएशन -n यहाँ आएगा, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर अंदर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 0, यहाँ से ए आएगा, और ये कॉस का बनेगा क्या, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का टर्म भी बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और -n प्लस हो जाएगा। अब इस आई को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि इसी आई की मैक्स वैल्यू इस करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है। तो देखिए आई मैक्स कब होगा, जब न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो न्यूमिनेटर बड़ा कब होता है, जब ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, जिस वक्त साइन ओमेगा टी 1 होगा, ये जो कॉस ओमेगा टी है ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आई ऐसे ही मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। आई की जो मैक्स वैल्यू आएगी दैट इज आई नॉट, एंड आई नॉट इज ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए भी ए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो डी नॉट का स्क्वायर बनेगा, बन गया डी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आपकी आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी, द ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा आई नॉट इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, एंड दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं ये आई नॉट डी का स्क्वायर भी ए ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, आंसर इज
तो देखा आपने कि कैसे मैंने सॉल्व किया, और एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और करते ही होंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने के लिए पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है इन द सर्किट shown all the capacitor are identical, initially the switch is open and only the capacitor A is charged। स्विच ओपन और कैपेसिटर A चार्ज है, लेट इस पे इनिशियली Q नॉट चार्ज है और इस पे माइनस Q नॉट चार्ज है। At a steady state, after the switch is closed, the steady state is established, charge on the capacitor A is becomes A पे चार्ज इतना हो जाता है, इनिशियल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज क्लोज टू, इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना है कि इसको क्लोज करने के बाद स्टडी स्टेट पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। तो चलिए पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर नंबर 1 देंगे तो इसको भी 1 देंगे, ये यहाँ पे 1 आएगा तो भी यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये कैपेसिटर बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि 1 1 आ रहा है। अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो हम एक नया सर्किट डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे एक सर्किट डायग्राम बना लिया मैंने। ये सर्किट डायग्राम में ये हट गया यहाँ से, तो बस ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। समझ गए होंगे आप। अगर कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, तो ये सी सी सीरीज में तो C/2, और ये सी पैरेलल तो 3C/2, और ये 3C/2 इस सी के साथ सीरीज में तो C प्लस 3C/2 तो हो जाएगा 5C/2 बन गया। अब क्या करेंगे कि ये 5 इस पूरे के इक्विवेलेंट इसके साथ लगा देंगे ऐसे। दिस इज कैपिटल सी कैपेसिटर, और इसके साथ यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया, एंड दिस इज 5C/2, 5C/2। अब कह रहा है इस पे इनिशियल चार्ज Q नॉट था, जब स्टडी स्टेट रीच करेगा तो इधर से इधर चार्ज आएगा, लेट्स इस पे चार्ज Q1 हो जाता है तो माइनस Q1 हो जाएगा, और इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन लगता है हमेशा, तो इस प्लेट पे इनिशियली 0 चार्ज है, इस पे Q नॉट चार्ज है, तो अगर इस पे Q1 हो गया तो यहाँ का चार्ज Q नॉट माइनस Q1 हो जाएगा। अब ये 5C/2 है। अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर नंबरिंग कर लोगे इसको 1 1 तो आप इसको क्या पाओगे 2 2 पाओगे। देखिए 2 1 2 1, तो ये पैरेलल कैपेसिटर बन गए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा Q1/C बराबर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, तो Q नॉट माइनस Q1 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 5C/2। तो ये 2 का टर्म ऊपर जाएगा, C से C कैंसिल आउट होगा, और इससे बनेगा Q1 बराबर 2Q नॉट, 5 इधर भेजिए, 2Q नॉट माइनस 2Q1, तो यहाँ से हो गया, कुछ तो हमने मिस्टेक किया, 5C/2 था, कुछ तो मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ? ये कितना सब सी है ना, तो C और C सीरीज में C/2, इसके साथ पैरेलल तो 3C/2, और ये 3C/2 इस C के साथ पैरेलल ही है, सीरीज में है ना, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये कितना था 3C/2 इसके साथ सीरीज में, तो C इंटू 3C/2 डिवाइड बाई C प्लस 3C/2, ये वैल्यू में आएगी 3C डिवाइड बाई 2 3 2 5, ये हो जाएगा इस पूरे का इक्विवेलेंट। 3C/5 होगा, ये 3C/5 होगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे आप 3C/5, ये C है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कहेंगे Q1/C, और यहाँ का आएगा Q नॉट माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इसका 3C/5, तो 3C/5। अब 3 से C कटेगा, 3 इधर भेजिए, तो बनेगा 3Q1 बराबर 5Q नॉट माइनस 5Q1। अब सॉल्व करिए, Q1 की वैल्यू आ गई 5Q0/8 बन गया, और ये जो Q1 आया है वो फाइनल चार्ज उन्होंने खुद कह रखा है कि 5 माइक्रोकूलम के बराबर है, इसको 5 माइक्रोकूलम के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से Q नॉट जो आएगा इट इज 8 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि मैं कितने आराम से इसको सॉल्व किया, और आंसर इज 8 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, 8 माइक्रोकूलम, दैट्स आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया एक इजी क्वेश्चन है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं।
ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फिगर देखने में लग रहा है कि बड़ा अजीब है, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। Figure shows the part of the large network in the which the potential of the sum of the points are the shown. Each capacitor has a capacitance 5 microfarads. Which of following statement is true? From the given information, the potential of the point O can be determined, but B cannot be determined. मतलब इसका इसके पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो लेट्स इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, मान लिया। स्टडी स्टेट पे इस कैपेसिटर से कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, तो अगर ये 10 वोल्ट है तो इसका भी क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल ड्रॉप स्टडी स्टेट पे। अब चार्ज का एक्यूमुलेशन जीरो करेंगे, इधर जो चार्ज फ्लो करेगा, इधर जो चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन जीरो करते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ। इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q बराबर CB, C कितना C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से इसको घटाइए, -10 -0 प्लस, इधर से इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा, C4 सब के सब किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो आप यहाँ पे 5 रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी आप 5 रख लेंगे, तो ये कितना आएगा 5 ब्रैकेट में 0 -V1, ये वाला चार्ज फ्लो मिल गया। इधर से इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो इट इज 5:V2 -V1 एंड प्लस, इधर से इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो C3 5 है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से घटाएंगे 100 -V1 एंड दैट इज 0। अब 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा -50, सॉरी ये आएगा -10, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, -10 ये आएगा, और -V1 ये आएगा V2 -V1, ये आएगा 100 -V1 बराबर 0। अब देखो V1 से V1 नहीं कटा आपका, यहाँ से V2 आ गया, तो V2 और ये V1 ये 3V1 हो गया, और इस 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, +90 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा आप कोई और इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब V1 भी अननोन है और V2 भी अननोन है। इसका मतलब नीदर यू कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ओ नॉर द पोटेंशियल ऑफ बी, इनमें से किसी का भी पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ ओ एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यस सही है। इसके अलावा भी इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 वेयर आल्सो स्पेसिफाई द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वो कैन बी डिटरमाइंड बट द बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 आल्सो स्पेसिफाई द पोटेंशियल ऑफ बोथ डिटरमाइंड, यस ये सही कह रहा है। ये समझ सकते हो इसलिए क्योंकि अगर C2 का चार्ज पता है, इसका मतलब यहाँ का चार्ज Q पता है, दैट मीन्स Q बराबर CB, तो C कितना है 5, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V2 -V1। तो अब देखिए अगर आपको Q पता होता तो फिर आपके सामने दो इक्वेशन दो अननोन बन जाते। अगर Q पता होता तो V1 V2 बस अननोन होता, तो दो इक्वेशन दो अननोन, V1 भी पता V2 भी पता। तो अगर इसमें से इस कैपेसिटर का चार्ज पता होता तो आप खूब आराम से क्या निकाल सकते हैं, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इवन इसी का नहीं, अगर आपको Q1 का भी पोटेंशियल Q1 का भी चार्ज पता हो ना, तो भी आप V1 निकाल सकते हो, एक बार V1 निकल गया तो इसके सहायता से V2 निकल जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर का चार्ज पता होना चाहिए था। इफ एनी ऑफ द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज नोन, यू कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट टू एंड पॉइंट बी बोथ। इसके बाद हम आते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखिए दिस वन। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि an air filled parallel plate capacitor of capacitance C is connected through the resistance R to an ideal voltage source of electromagnetic force V. A dielectric plate of dielectric constant K is inserted in the capacitor to occupy whole space between the plates. इसके बीच में आपने एक डायलैक्ट्रिक लगा के रखा है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है। After steady state is reaches, the plate is quickly pulled out. जब ये रिच इक्विलिब्रियम पे रहता है, इसको बहुत तेजी से खींच के बाहर निकाल दिया गया। Which of following is correct expression of heat generated in the resistance until the steady state is reaches again? तो एक्चुअली में क्या होगा, जब आप इसको खींचेंगे ना, अचानक से खींच के निकाल दिया, कह रहा है कि बताइए दोबारा जब स्टेडी स्टेट गेन करेगा तो फिर इस प्रोसेस में कितना हीट डेवलप होगा, क्वेश्चन ये है। जस्ट वेट करिए, आप अटेम्प्ट करिए।
ओके, तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे आप इस डाइलेक्ट्रिक को क्विकली बाहर हटा देंगे ना, क्विकली बाहर को हटा देंगे, जैसे डाइलेक्ट्रिक को हटाएंगे इसका कैपेसिटेंस घट के C बाई के हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, C बाई के हो जाएगा। एक बार कैपेसिटेंस C बाई के हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इसको क्विकली हटा देंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ का चार्ज एब्रप्टली डिक्रीज नहीं करेगा, तो जो चार्ज पहले था अभी भी जस्ट आफ्टर तो वही रहेगा। तो इस वाले पे जो पहले चार्ज था वो चेक कर लेते हैं। तो पहले अगर स्टडी स्टेट में था तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप भी है, ये कैपेसिटेंस ही है। तो यहाँ का जो चार्ज होगा इनिशियल चार्ज Q1 इज नथिंग बट T इंटू भी, ये इनिशियल चार्ज होगा इस प्लेट पे। लेकिन जब एक बार आप इस रेलेटिव को हटा देंगे तो दोबारा स्टडी स्टेट में आएगा, दोबारा स्टडी स्टेट में आएगा तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। और इस कैपेसिटर पे जो कैपेसिटेंस हो तो C बाई के हो गया, तो इसका जो चार्ज अगेन स्टोर होगा वो लेट्स Q2 है, तो Q2 क्या होगा CB, तो C बाई के इंटू भी, तो ये बनेगा C बाई के इंटू भी, इतने का चार्ज डेवलप होगा। अब लगा देंगे एनर्जी वर्क, एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी इक्वेशन क्या है, बैटरी का वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी प्लस हीट डेवलप, क्योंकि एक्स्ट्रा एजेंट तो है नहीं, एक बार एक्स्ट्रा एजेंट ने इस इलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा एजेंट तो वर्क कर नहीं रहा है, तो बैटरी का ही वर्क डन है जो कि कहाँ जाएगा, हीट डेवलप में जाएगा और कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज में जाएगा। तो चलिए पता करते हैं बैटरी ने कितना वर्डन किया। तो बैटरी का वर्डन होगा चार्ज फ्लो इनटू EMF, तो EMF क्या है, V के बराबर है, एंड चार्ज का फ्लो कितना होगा, तो जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इतना चार्ज फ्लो किया, दैट इज CV अपान के माइनस पहले इस पे इतना चार्ज था TB, एक्चुअल में बैटरी ने इतना चार्ज फ्लो करवाया होगा, ठीक है, इंटू भी करेंगे तो बैटरी का वर्डन आएगा जो कि निगेटिव आ रहा है। यस ऑफ कोर्स नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि पहले चार्ज ज़्यादा है और बाद में चार्ज कम हो गया, इसका मतलब इससे चार्ज निकल के उल्टा आया है, दैट मीन्स बैटरी खुद ही क्या हुई है, चार्ज हुई है, तो इसीलिए निगेटिव आ रहा है। इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है, C बाई के है, एंड भी तो भी का स्क्वायर है, माइनस हाफ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल कैपेसिटेंस C था एंड पोटेंशियल भी है, तो हाफ C इंटू भी का स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस डेल्टा H कर देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा हीट डेवलप। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस, क्योंकि फाइनल एनर्जी होगी कैपेसिटर की हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे C फाइनल C दैट इज C बाई के, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का C ही है, ठीक है, क्योंकि ये K नहीं था उस समय पे, उस समय पे K नहीं था तो ये सिर्फ C था, तो क्या हो गया एनर्जी हाफ C इंटू भी का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर पाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से CV का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस के अपान के, और यहाँ से कॉमन आ रहा है हाफ CV का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका K इधर भेजेंगे तो 1 माइनस के अपान के प्लस डेल्टा H, तो ये टर्म तो देखने में बस बराबर है, बस 2 का फैक्टर का अंतर है, तो जो डेल्टा H होना चाहिए वो होना चाहिए दैट इज CV का स्क्वायर बाई 2 1 माइनस के अपान के। अच्छा, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, अब बताता हूँ इससे मैंने मिस्टेक क्या किया था। इसमें जो मैंने मिस्टेक किया वो ये था, कह रहा है कि एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट, तो ये कैपेसिटेंस C तब है जब एयर है, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस KC हो जाएगा। अब इसको जब स्टडी स्टेट पे लेके जाएंगे तो यहाँ का जो चार्ज आएगा Q1 वो हो जाएगा KC इंटू भी, तो समझ ही रहे होंगे KC इंटू भी। अब क्या किया गया, इसमें से डाइलेक्ट्रिक फिर हटा दिया गया, अचानक से खींच दिया गया ऐसे, जब डाइलेक्ट्रिक अचानक से खींच देंगे तो चार्ज तो वही रह जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अचानक से चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, तो ये चार्ज तो वही रह जाएगा, लेकिन इसका जब डाइलेक्ट्रिक निकाल देंगे तो कैपेसिटेंस तुरंत ड्रॉप करके के बच जाएगा, C बच जाएगा सिर्फ। अब ये क्वेश्चन ही बन गया कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस C रह जाएगा और चार्ज इतना हो जाएगा। अब जब दोबारा ये फुली स्टडी स्टेट कंडीशन पे आएगा तो ये कैपेसिटर अगेन फुली चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होकर चार्ज क्या हो जाएगा CV, तो यहाँ का माइनस CV, और ये चार्ज को मैंने Q2 लिख दिया। अब लगाएंगे उस कॉन्सेप्ट को जब भी मैंने लिखा था कि बैटरी का वर्क डन बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा H,
तो बैटरी ने कितना वर्डन किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया। तो इस प्लेट पे फाइनल चार्ज सी भी है और इसी प्लेट पे इनिशियल चार्ज के सी भी था, तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, सी भी माइनस के सी भी, इतना हो जाएगा। बैटरी का वर्डन बराबर डेल्टा यू इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी, ये बनेगा फाइनल एनर्जी। इस कंडीशन पे कैपेसिटर जब फुली चार्ज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा, तो इसका एनर्जी बनेगी हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर माइनस, लेकिन यहां की एनर्जी आप हाफ सी इंटू वी स्क्वायर तो नहीं कर सकते हो ना, डायलेक्ट्रिक तो हटा ही चुके हो तुम उसमें, तो सी है बट चार्ज ये है, तो हाफ की स्क्वायर बाई सी करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि चार्ज वही रह गया, कैपेसिटेंस ड्रॉप कर गया, तो ये बनेगा एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो के सी भी का होल स्क्वायर बाई टी प्लस ही डेवलप डेल्टा एच, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, टी भी का स्क्वायर तो बनेगा 1 माइनस के, और यहाँ से आएगा टी बी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा, तो बनेगा 1 माइनस के का स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस डेल्टा एच। अब इसको मैंने इधर भेज दिया, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजेंगे तो सी बी स्क्वायर कॉमन आएगा, और आई थिंक ये बन जाएगा 1 माइनस के, और ये बनेगा माइनस साइन सी बी का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा जानते हैं, ये बनेगा सी बी का स्क्वायर 1 माइनस के कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस के कॉमन, तो क्या बनेगा 1 प्लस के बाई 2, ये बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी बी का स्क्वायर 1 माइनस के इंटू 2 यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन, तो माइनस के एंड माइनस के, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा 2 में से माइनस 1, तो 1 आएगा 1, और ये माइनस के बन जाएगा एन बाई 2, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई टी भी का स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर बाई 2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप देख सकते हैं इट्स आंसर इज 4th। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशंस के अंदर, तो आपने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस वगैरह में पूछ सकता है इजीली। इसके बाद आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, ये है कह रहा है कि इन द सर्किट, so the device D has the property that if initially non-conducting, it remain non-conducting until rises to the V1। कह रहा है कि जो डिवाइस D है ये एक नॉन कंडक्टर की तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, कब तक, जब तक कि इसका वोल्टेज V1 से कम है। इसके बीच का वोल्टेज अगर VD लेस देन V1 है तो इसका बिहेवियर राइजेस टू V1, मतलब इक्वल टू V1 तक अगर है तो ये नॉन कंडक्टिंग है। इफ एंड it then repeatedly discharge the capacitor until the voltage across is dropped to the negligible small value, whereupon it return to the non-conducting state, the voltage developed across the capacitor is, ठीक है। देखते हैं, आप एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे हो रहा है। ओके, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखें इसमें एक चीज है कि जैसे इस कैपेसिटर का चार्जिंग शुरू होगी, ये एक नॉन कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, तो इसमें इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा, कैपेसिटर का जो चार्जिंग का ग्राफ होगा, इसका भी चार्जिंग का ग्राफ Q वर्सेस टाइम का, इसका चार्जिंग बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये स्टडी स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि V0 से कम ही V1 है, तो जैसे ही इसका वोल्टेज V1 तक रीच करेगा, ये V1 है और ये V0 है, जैसे ही V1 तक रीच करेगा, ये अचानक से क्या करेगा इसमें, एंड देन रिपीटली डिस्चार्ज द कैपेसिटर, तो ये प्योर कंडक्टर बन के तुरंत इसको डिस्चार्ज कर देगा, फिर जीरो कर देगा डिस्चार्ज, मतलब रैपिडली डिस्चार्ज करके ऐसे बन जाएगा। फिर ये ग्राफ जब जीरो बन गया
तो फिर इसकी चार्जिंग शुरू करेगा, क्योंकि ये प्योर फिर एक नॉन कंडक्टर बन गया। तो फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ये रैपिडली ड्रॉप होगा, फिर ऐसे चलेगा, रैपिडली ड्रॉप होगा, फिर ऐसे चलेगा। तो कोई पूछे इसका पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, तो क्या इसका टाइम पीरियड यही है, यही टाइम पीरियड है। तो दिस इज द टाइम पीरियड t1, बस ये निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल v1 हो जाता है। तो इस कैपेसिटर का चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, दैट इज q बराबर क्यू एस एस बनेगा c इंटू वी नॉट, क्योंकि ये प्योर नॉन कंडक्टर है तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है या नहीं है। तो इसके क्रॉस जो चार्ज डेवलप होगा q बराबर सी बी, सी इंटू वी नॉट ये बनेगा, इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपन टाउ सी इज नथिंग बट आर सी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, जिस वक्त इसका पोटेंशियल v1 होगा उस कितने टाइम में इसका पोटेंशियल v1 होगा ये निकाल लेते हैं। जिस वक्त इसका पोटेंशियल v1 होगा इसका v1 होगा, तो अगर ये पोटेंशियल v1 हो गया तो ये चार्ज q क्या होगा, c इंटू वी ये बन जाएगा। अब जिस टाइम पे, यही वो टाइम t1 है, जिस टाइम पे ये पोटेंशियल v1 हो जाएगा उसके बाद ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा और इसको रैपिडली ड्रॉप कर देगा। तो चलिए c से c कैंसल आउट हो गया, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा v1 अपान वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस t1 अपान आर सी। अब इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो इससे आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस t1 अपान आर सी बराबर, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा v1 अपान वी नॉट माइनस 1। अब यहाँ पे लॉग ले लीजिए तो बनेगा माइनस t1 अपान आर सी बराबर ln v1 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी आर सी, और इस माइनस साइन को हम इधर लेके जाएं, लेकिन इसमें वी नॉट माइनस वी1 चाहिए ना, कहीं तो हमसे मिस्टेक हो रही है। ये मैंने सही लिखा है तो सही है, तो v1 अपान वी नॉट 1 माइनस इतना, फिर मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो अच्छा ये हमने मिस्टेक कर दिया था, ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा, और ये उल्टा होगा तो बनेगा आर सी एल एन वी नॉट अपान वी नॉट माइनस वी वन, एंड दिस इज अवर आंसर। तो दिख रहा है आपको, इट इज द थर्ड पार्ट। तो आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, रियल में एक इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। अगर आपने कैपेसिटर ठीक ठाक पढ़ी होगी तो मेरी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैराग्राफ है फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। कह रहा है कि अ कंडक्टिंग बलून ऑफ रेडियस ए, कंडक्टिंग बलून, द स्पेशली व्हाट इज द कंडक्टिंग बलून ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए दिया गया, चार्ज टू अ पोटेंशियल वी नॉट, इसका पोटेंशियल वी नॉट कर दिया गया, एंड held at a large height above the earth surface, the large height of the balloon from the earth's surface, that charge distribution on the surface of the balloon remain unaffected by the presence of earth, it is earth through the resistance R कर दिया गया, and bulb is open by the earth, it is earth through the resistance R and a bulb is open। इसमें बॉल्ब कहाँ पे है, ठीक है देखते हैं। द गैस इनसाइड द बलून escape थ्रू द बॉल्ब, अच्छा यहाँ पे कोई बॉल्ब है उससे गैस जो है वो escape कर रही है, ठीक है करने दीजिए। और ये वी नॉट क्या है, पोटेंशियल है, लेटेस्ट पोटेंशियल। and the size of balloon decreases the rate of the decrease of radius of the balloon is controlled in such a manner that potential of the balloon remain constant। ठीक है, इसका रेडियस को इस तरीके से डिक्रीज किया जा रहा है ताकि इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी टाइम पे अगर इस कैपेसिटी, इस बलून पे चार्ज अगर क्यू है, किसी टाइम पे अगर बलून पे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा दैट इज वी नॉट, इट इज 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, हम ये लिख सकते हैं आर। अब इसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली इसका रेडियस कम होगा, जब कम होगा तो चार्ज भी कम होना चाहिए, इसका चार्ज भी कम होना चाहिए, और चार्ज कम कैसे होगा, इस रजिस्टर के थ्रू इधर जा रहा होगा, रेडियस भी कम होगा चार्ज भी कम होगा, बट इनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, इस मैनर में उन्होंने बोल रखा है। ओके, assuming electric permittivity of the surrounding of air equal to that of the free space epsilon naught and charge does not leak to the surrounding air। okay, now time rate at which the radius r of the balloon changes is the best represented by। अब देखो
तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नॉट था और भी नॉट को मैं इनिशियली लिख सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनिशियल चार्ज, सॉरी ये क्यू अपन आर लिख लेते हैं, इसको क्यू अपन आर लिख लेते हैं। ये द टाइम रेट एट विच द रेडियस आर ऑफ द बलून चेंजेस, अब इसको इधर भेज दीजिए तो ये बनेगा आर इंटू भी नॉट बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फंक्शन को कर देंगे डिफरेंशिएट, भी नॉट इज द कांस्टेंट एंड दिस इज डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट करेंट, डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट करेंट। और करेंट कितना होगा, करेंट जो होगा अगर इस बलून का पोटेंशियल भी नॉट है, ठीक है, और भी नॉट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और इसका पोटेंशियल 0 है, तो इधर जो करंट आई फ्लो करेगा, द करंट आई इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इस सरफेस का और इसका भी नॉट माइनस 0 इज भी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो आप इस आई की जगह पे लिख सकते हैं भी नॉट अपॉन आर, तो चलो लिख लेते हैं भी नॉट अपॉन आर, तो बन गया भी नॉट डी आर बाई डी टी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आई की जगह पे लिखेंगे भी नॉट अपॉन आर, तो यहाँ से भी नॉट कटेगा और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन मैं माइनस एन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। आई थिंक आप बात समझ गए होगे कि मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much heat is dissipated in the resistance R until the radius of the balloon becomes half। रेडियस को हाफ होने में टोटल कितना हीट डेसिपेट हुआ, टोटल कितना हीट डेसिपेट हुआ। ठीक है, तो ठीक है, कितना हीट डेसिपेट हुआ, तो कितना हीट डेसिपेट हुआ, तो हीट डेसिपेट किसके फॉर्म में होगा, हीट डेसिपेट जो होगा वो रजिस्टर के अंदर होगा, तो हम रजिस्टर का हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर में जो करंट आएगा दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू डी टी को करेंगे इंटीग्रेट, तो आई थिंक हीट तो आराम से आ जाना चाहिए। एक बार आप इंटीग्रेट करिए और देखिए कितना आता है। तो देखिए इसमें तो अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा कितने टाइम में ऐसा होगा। लेकिन पता है क्या है, जो हीट डेवलप है इसमें करंट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है। देखिए तो आई इज वी नॉट अपॉन आर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट क्योंकि पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट है, ये 0, तो करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू कितना टाइम लगा टी, बस मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको हीट आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाय आर इंटू टी। समझ सकते हो, सिंपल आई स्क्वायर आर टी लगाया है, आई स्क्वायर आर इंटू टी लगाया हूँ, या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी कर सकते हो, बस टाइम निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका हेल्प लिया, डी आर बाई डी टी जो है ना ये दिया गया, डी आर बाई डी टी दिया गया, बेसिकली डी आर बाई डी टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू डी टी। ये अब ये कि किसको इंटीग्रेशन करते हैं, इनिशियल रेडियस किसके बराबर था, ए था, फाइनल रेडियस a/2 हो गया और टाइम 0 से t लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका a/2 बनेगा, a/2, और यहाँ से आपका आएगा t डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt का t बनेगा। ठीक है, और ये a/2 माइनस से a/2, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू ए, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू ए बनेगा। अब इस t को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ही डेवलप आ जाएगा आपका भी नॉट का स्क्वायर अपान आर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए, इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी नॉट का स्क्वायर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी नॉट का स्क्वायर, द आंसर इज थर्ड पार्ट। तो आपने देखा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसके बाद जो है हम आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे, और ये है लेट्स दिस वन। ये जो पैराग्राफ है ये भी पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है कि कंसीडर द टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and 3r।
ये रेडियस r है, ये रेडियस 3r है। A particular positive charge q is fixed at a distance 2r from the common center। यहाँ से 2r दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल q को आपने फिक्स कर दिया। The inner cell can be electrically connected with the outer cell through the resistance R1। जो इनर सेल है वो स्विच S1 R1 के थ्रू आउटर कनेक्ट कर दिया गया। With the help of switch S1 an outer cell can be grounded through the resistance R2। इसको स्विच S2 के थ्रू R2 से ग्राउंड कर दिया गया। S1 इन द फिगर आप देख रहे होंगे कि ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है। यहाँ पे Q का चार्ज रखा गया सेंटर से 2r दूरी पे। इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका 3r दिया गया है। और ये अंदर वाला जो सेल है वो बाहर वाले सेल से इस स्विच S1 के थ्रू रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट है, और बाहर वाला सेल S2 के थ्रू रेजिस्टेंस R2 से अर्थ से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, हाउ मच टोटल हीट इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R1 आफ्टर द स्विच S1 इज क्लोज कीपिंग S2 इज ओपन अंटिल स्टेडी स्टेट रीचेस। कह रहा है कि अगर S1 को मैं क्लोज करता हूं तो टोटल कितना हीट डेवलप होगा जबकि S2 हमारा ओपन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इजी है, इतना डायग्राम से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 में ही होगा, तो R1 को आप यहाँ दिखाओ तो चाहे इसके अंदर ऐसे दिखा लो, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन आपको ना इस तरीके से हम डील कर लेंगे कि इस तरीके से कंडक्टर्स हैं जिसका इनर रेडियस R है, आउटर रेडियस 3r है, और यहाँ से सेंटर से 2r दूरी पे चार्ज किए हुए, 2r दूरी पे चार्ज किए हुए। अब कह रहा है कि इसको आपने रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट करके ऐसे कनेक्ट कर दिया, बताओ कितना ही डेसिपेट होगा R1 में। कुछ नहीं, इस सिस्टम की एनर्जी जो चेंज करेगी उतना ही डेसिपेट होगा, सिस्टम की एनर्जी चेंज। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या चेंजेस हुए ये पहले निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, और बाहर क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ अब इस पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब आउटर सरफेस का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता, आउटर का चार्ज तो कभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब इस स्पेस में जो एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर के रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटर सरफेस के चार्ज से गवर्न किया जा रहा है। तो बाहर के रीजन की जो एनर्जी है, बाहर के रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अंदर क्या हो रहा है उस पर असर उसको पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब कि इस जब इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो जो भी आपको हीट डेसिपेट होगा वो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी में जो चेंज आया है वही हीट की तरह से डेसिपेट होगा, क्योंकि बाहर के रीजन में कोई भी चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं आएगा। क्योंकि ये क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू, तो बाहर के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लस क्यू से गवर्न किया जाएगा, जबकि ये जो प्लस क्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगा, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होगा। नाउ प्रॉब्लम इज हियर कि इसको इससे कनेक्ट करने के बाद अंदर कितना चेंज हुआ ये देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो अब पता करना है कि हाउ मच टोटल हीट इज डेसिपेटेड, और ये रियल में बहुत ही मस्त और अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच टोटल हीट इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R1 आफ्टर द स्विच S1 इज क्लोज कीपिंग द स्विच S2 ओपन अंटिल द स्टेडी स्टेट इज रीच। कह रहे कि R1 में इसको आपने ओपन रखा तो इस R1 में कितना ही डेसिपेट हुआ टिल स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है कि इधर से इधर चार्ज फ्लो करेगा तब तक जब तक इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे दिखा दीजिए इस तरीके से, और बाहर वाले को ऐसे दिखा दीजिए। इसका रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर है, और इसका रेडियस किसके बराबर है, ये 3R के बराबर है। और एक चार्ज यहाँ पे रखा है दैट इज कैपिटल Q, जो कि सेंटर से 2R दूरी पे है, और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है दैट इज R1। कह रहा है कि इस R1 में कितना ही डेसिपेट होगा टिल स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और दोनों का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, हीट डेसिपेशन खत्म हो जाएगा। तो कितना हीट डेसिपेट होगा, तो हीट तो इसी रेजिस्टेंस पे डेसिपेट होगा। अच्छा, अगर ये चार्ज क्यू है, ये इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस स्विच को, यहाँ के जो स्विच है उसको क्लोज करने के पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, बट ये क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा बाहर वाले पे। तो एक बात बताओ,
यहाँ से चार्ज यहाँ जाए चाहे कहीं पर भी जाए, ठीक है, क्या इस पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व है? यस। अगर चार्ज कंजर्व है तो ये जो बाहर का सरफेस है ना, उस चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा, वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, वो तो सही है कि अनचेंज रहेगा। तो तो एनर्जी कहाँ की चेंज होगी? बाहर की एनर्जी नहीं चेंज होगी क्योंकि बाहर का चार्ज अनचेंज है। तो एनर्जी सिर्फ इस रीजन की चेंज होगी, सिर्फ इस रीजन की चेंज होगी, क्योंकि जब इधर चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा और यहाँ पे चार्ज आएगा और इसके अंदर सरफेस पे आएगा और इसके बाहर सरफेस पे आएगा चार्ज। मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे क्यू चार्ज डेवलप होता है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू। ठीक है, और बाहर जो चार्ज होगा, बाहर अभी भी अनअफेक्टेड ही रहेगा, अभी भी अनअफेक्टेड ही रहेगा, क्योंकि इस अंदर वाले सरफेस पे अब नेट चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू और ये माइनस कैपिटल क्यू। मतलब बेटर है कि हम इसको यहीं पे लिख लें। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज डेवलप होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? क्योंकि पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व है, अर्थिंग तो कर नहीं रहा है आप, तो बाहर के फील्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब बाहर के चार्ज पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू। या मैं यूँ कहूँ तो इधर जो आएगा ऐसे, चार्ज अगर ऐसे आता है, फ्लो अगर ऐसे होता है, तो भी आप क्या कहोगे कि इस पर क्यू आता है तो इस पर माइनस साइन, बस यही लिखोगे और क्या लिखोगे? ठीक है, अब बात करना है, हालांकि आपका इसमें कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट नहीं है कि आप इस पे माइनस क्यू लिखो तो इस पे प्लस क्यू लिखो, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें, अब इस रीजन के में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है उसमें चेंज होगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? ये जो कैपिटल क्यू है ना, इसके वजह से भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस यहाँ से चार्ज इधर फ्लो करे चाहे इधर से इधर फ्लो करे, इधर के इलेक्ट्रिक इस रीजन के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस कैपिटल क्यू से अनअफेक्टेड रहेगी, सॉरी कैपिटल क्यू से चेंज नहीं आएगी। जो चेंज आ रही है वो इधर के जो चार्ज का फ्लो रहा है उसके वजह से चेंज आ रहा है। तो उस रीजन की एनर्जी में कितना चेंज हुई ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उस एनर्जी को निकाला कैसे इसलिए निकालना मुश्किल है क्योंकि बाहर वाला तो यूनिफॉर्म है, ये तो समझ में आ रहा है मुझे, बाहर वाला यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे क्यू है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो एनर्जी को कैपेसिटर के सहायता से निकालना आई थिंक ईजियर नहीं हुआ, क्योंकि कैपेसिटर की सहायता से एनर्जी निकालते हैं हाफ से भी स्क्वायर या हाफ की स्क्वायर बाई सी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सिमेट्रिकल हमें दिखती है, यहाँ पे बड़ा अनसिमेट्रिकल है बिकॉज ऑफ दिस वन, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल बनता जा रहा है फिलहाल, बट ठीक है। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, इसमें जो हीट डेवलप होगा इस रजिस्टर में कुछ और नहीं, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी के बराबर डी टी टाइम में हीट डेवलप होगा, दैट इज डी एच। अच्छा, इस एक लिख सकता हूँ आई इंटू आर को लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, और एक बच जाएगा आई इंटू डी टी। अच्छा, व्हाट इज आई इंटू डी टी? इट द चार्ज फ्लो, इधर से इधर कितना चार्ज फ्लो किया, इधर कितना चार्ज फ्लो किया, वो आई डी टी है, दिस इज भी इंटू डी क्यू। इसका मतलब कि अगर आपको नेट हीट निकालना हो तो आपको कुछ और नहीं, भी डी क्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, भी डी क्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो भी क्या है? इसके और इसके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, डी क्यू क्या है? चार्ज का फ्लो है। तो चलिए मैं निकालता हूँ, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ कि भी कितना आएगा, डी क्यू इज द चार्ज फ्लो। चलो भी निकालता हूँ। भी निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसमें किसी टाइम पे यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल, अच्छा यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो तो बाहर वाले चार्ज की वजह से आएगा, सिर्फ आपको बताया ही गया होगा। तो V1 जो आएगा, V1 दैट इज के कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस 3r, ये तो आया हमारा पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस का, और यहाँ के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर का पोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तो जो सरफेस का पोटेंशियल आएगा वही सेंटर का पोटेंशियल आएगा। तो जो सरफेस का पोटेंशियल दैट इज V2, तो वो सेंटर का पोटेंशियल निकालते हैं, तो सेंटर के लिए इस पे क्यू चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर, प्लस ये कैपिटल क्यू है, इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा, दैट इज के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2r। अब बच गया ये वाला चार्ज, तो इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, ये क्यू, ये माइनस क्यू खत्म हो जाएगा, बच गया माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से सेंटर का पोटेंशियल ये आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई 3r, ये बन जाएगा। अब व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 से V2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, V2 से V1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज योर चॉइस, किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करिए, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अंतिम में मुझे हीट ही तो निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, काम चल जाएगा।
अच्छा, ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा? ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 3r माइनस, अच्छा इसको लिख सकते हैं के क्यू अपान स्मॉल आर। एक काम करते हैं ना, पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको। ये 3 है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/3। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3, दिस इज 2/3, और इस टर्म्स को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, बन गया। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इसमें से इसे घटा दीजिए, योर चॉइस। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करिए, बात एक ही है। तो चलो हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए काम कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बनेगा के क्यू डिवाइड बाई, अच्छा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको, तो -3 का टाइम है तो 6r बन जाना चाहिए, क्योंकि 2 इधर 3 इधर, तो 6r बनेगा, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2k क्यू डिवाइड बाई 3r, ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, अच्छा इस करंट का फ्लो कब तक होगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, मतलब किस तब तक होगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो जीरो बराबर क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 6r प्लस 2k डिवाइड बाई 3r। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ये बनेगा कितना, 3 दूनी 6 2, तो आई थिंक -q/4 आना चाहिए, ठीक है ना। 3 दूनी 6 2, यहाँ पे -q/4, मतलब जब तक ये चार्ज -q/4 नहीं हो जाएगा तब तक इसमें हीट डेवलप होता रहेगा। अब डेल्टा एच बराबर वी डी क्यू यहाँ भेजिए, तो ये बनेगा आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू वी डी क्यू, तो के कैपिटल क्यू अपान 6r इंटू डी क्यू, ये डी क्यू में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना ये डी क्यू में लिख रहा हूँ, देखिएगा, एंड प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से जो आएगा इट इज 2k अपान 3r क्यू इंटू डी क्यू। नाउ एक इंटीग्रेशन ऐसे कर लेंगे, ये के 3k अपान 3r कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से q फाइनल तक करना है, 0 से q फाइनल तक, तो अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आएगी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 6r, और यहाँ से आपका आएगा 2k क्यू का स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्मॉल आर आएगा। अब क्या करिए, क्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज -k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई q/4 है ना, तो 4 यहाँ पे आएगा तो बनेगा 24 स्मॉल आर, और यहाँ बनेगा k अपान 3r इंटू क्यू का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपान 16, ये बन जाएगा। अब ये 16×3 = 48, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से जो डेल्टा एच आएगा, ठीक है, ये अच्छा माइनस साइन पे मत जाइए, माइनस साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने करंट को फ्लो इधर दिखाया जबकि इधर से इधर फ्लो करेगा, इसलिए सर प्रॉब्लमेटिक बन रही थी, तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इशूज़ बिल्कुल नहीं है। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये बनेगा के और ये 2 और ये दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 48 इंटू आर, और के कितना होता है 1/4πε0, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 से यहाँ गुणा करिए, 8 चौक को 32, 4 चौक को 16, 3 9 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड दिस इज योर आंसर। तो आप 192 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका आंसर है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इट इज़ रियली वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है जो कि रियल में अच्छा है। इसके बाद आते हैं हम, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है देखिए, when a steady state is reaches after closing the switch S1, the other switch S2 is closed. Okay, how much total heat is dissipated after the switch S2 is closed until new steady state is reached? तो S2 को क्लोज करने के बाद बताइए कि टोटल कितना हीट डेसिपेट होगा। तो देखो एक चीज तो ये कि ये स्टडी स्टेट में आ चुका है, इधर से इधर का चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब आपने क्या किया, इसको भी आपने अर्थिंग कर दिया, ऐसे अर्थिंग कर दी। देखिए आपने क्या किया कि इसका पोटेंशियल बराबर हो गया और आपने इसको अर्थ कर दिया। जब इसको अर्थ कर देंगे तो
ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, और जब इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो इसका भी जीरो हो जाएगा। क्या S1 भी, 1 सेकेंड, when steady state is reaches after closing the switch S1, other switch S2 is closed, how much total heat is dissipated after the switch S2 is closed until a new steady state is reached? तो देखिए ये तो कंफर्म है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ओके तो कह रहा है कौन सा आंसर होगा, तो बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होगा ना कि जैसे आप इसको अर्थ करेंगे, इसमें खास बात क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप बाहर वाले को अर्थ करेंगे, इसको जैसे ही आप अर्थ करेंगे तो इधर इसका पोटेंशियल है, इसके सरफेस का पोटेंशियल भी जो है वो है KQ/3R है, भी डैश। इसके सरफेस का पोटेंशियल इतना है बाहर वाले का, तो बाहर वाले का जो पोटेंशियल है वो है KQ/3R, KQ/3R सही है, पोटेंशियल KQ/3R। अच्छा जब इधर से इधर चार्ज जाएगा तो कौन सा चार्ज चेंज होगा? क्या आउटर सरफेस का चार्ज चेंज होगा कि अंदर वाले सरफेस का चार्ज चेंज होगा? अंदर वाले का नहीं चेंज होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो इसका चार्ज क्यू है, ठीक है, इसका चार्ज क्यू था, तो यहाँ पे था -Q + Q, और ऊपर तो +Q ही था। अब क्या होगा कि जब भी इसको कनेक्ट करेंगे ना तो इसके सरफेस का पोटेंशियल चेंज होगा। भाई इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल भी है, भी डैश है, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल चेंज होगा चार्ज के फ्लो होने से। और इसके सरफेस का जो पोटेंशियल चेंज होता है वो किस चार्ज की वजह से चेंज होता है? आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से चेंज होता है। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जो आउटर सरफेस का पोटेंशियल है, जो आउटर सेल है, उसका पोटेंशियल आउटर सरफेस के चार्ज से डिपेंड करता है। तो आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो ये चेंज होगा, जिसके वजह से ये आउटर का पोटेंशियल चेंज होगा। और अंदर के जो चार्जेस हैं इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर के रीजन पे जो चार्ज है उसके चेंज होने से बाहर के रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ेगा, बाहर के रीजन के पोटेंशियल पे असर पड़ेगा। इन यहाँ पे जो चार्ज चेंज होगा उसके वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे देगा वही पोटेंशियल वो यहाँ पे देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का चार्ज Q1 हो गया, बाहर का Q1 हो गया, तो बाहर का अगर चार्ज Q1 हो गया तो यहाँ पे भी K/Q1/R का ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे भी K/Q1/R का ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके बीच में अराइज होगा वो इस आउटर सरफेस के चार्ज के चेंज होने से नहीं अराइज होने वाला है। आउटर सरफेस का चार्ज चेंज हो या ना चेंज हो, अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल के डिफरेंस पे असर नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल पे असर पड़ेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं पड़ेगा। जैसे आपको बताया गया होगा कि एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, ये कैविटी है, इसके अंदर अगर बाहर एक चार्ज क्यू रख रहे हैं तो अगर क्यू का मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल बदलेगा तो जरूर, लेकिन जितना यहाँ पे घटेगा उतना भी यहीं पे भी घटेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जीरो कर रहा हूँ, इसके वजह से इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा, वो जीरो ही रहेगा। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है या बाहर के जो चार्ज होते हैं, इनमें कोई भी चेंज हो चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है, बिकॉज इन चार्ज की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब उन चार्ज की वजह से पोटेंशियल का चेंज आने वाला नहीं है, उनके वजह से पोटेंशियल का चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इस बात को बोल सकता हूँ आपके सामने कि जब भी आप इसको अर्थ करेंगे तो आउटर सरफेस का चार्ज चेंज होगा। आउटर सरफेस का चार्ज चेंज होने से यहाँ का पोटेंशियल जितना घटेगा इस सरफेस का भी उतना ही घटेगा। जब जितना घटा यहाँ का उतना घटा यहाँ का, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले जीरो था अभी भी जीरो बना रहेगा। इसका मतलब इधर से हीट, इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा, जब इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा तो हीट डेसिपेशन यहाँ से नहीं होगा। तो जो अंदर वाला चार्ज है, अंदर वाला रजिस्टर R1 से कोई भी हीट डेसिपेट नहीं होगा। नो हीट डेसिपेट इन R1, ठीक है। अब हमें बात करना पड़ेगा R1 में कोई, ये तो ऐसी गलत हो गया, हीट डेसिपेट इन ईच रजिस्टर, ये ऐसी गलत हो गया।
बोथ रजिस्टर डेसिपेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ, बिल्कुल गलत हो गया, एक ही आंसर सही है, दैट इज दिस वन। नो हीट डेसिपेट इन रजिस्टर R1, ये सही चीज, बट ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए तो कुछ रखा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये जो आउटर सरफेस का चार्ज है ना, आउटर स्पेस में जो एनर्जी है वही एनर्जी चेंज होगी और वही फाइनली जीरो हो जाएगी, वही फाइनली जीरो हो जाएगी। तो आउटर स्पेस की जो एनर्जी होती है वो आपको पढ़ाया गया हुआ क्लास के अंदर, इट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2 आउटर सरफेस का रेडियस, दैट इज 3r। इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी आउटर रीजन में, ठीक है। तो वही एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा तो इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो इस रीजन की एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इतना ही हीट डेसिपेट आउटर रजिस्टर पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हीट डेसिपेट कितना हो जाएगा, तो 1/4 का टर्म आएगा, 4 4 3 12 दूनी 16, तो बनेगा क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ रहा ना, 3 दूनी 6 24 आएगा आई थिंक, सही है, 4 3 12 दूनी 24 ये आना चाहिए। तो 24 के बराबर ही डेवलप होना चाहिए, तो ये सही पार्ट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, रियली मजेदार क्वेश्चन था, ठीक। ओके, तो इसके बाद एडवांस का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बताता हूँ बट टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्वेश्चन रीड कर लो, ये देखो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन द सर्किट सोन इनिशियल द स्विच इज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम, नाउ द स्विच इज क्लोज एट t बराबर 0, फाइंड द चार्ज ऑन राइट मोस्ट सरफेस, राइट मोस्ट कैपेसिटर फंक्शन ऑफ द टाइम गिवन इज इनिशियली अनचार्ज, राइट मोस्ट। इस पे कह रहा है कि बताओ चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू प्लस इस पे माइनस क्यू, ये क्यू निकालना है। हाँ, ये बैटरी डीसी है, यस, तुम डीसी सर्किट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज दिस वन, क्यू बराबर क्यू एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपन टाउ सी प्लस क्यू इन, ये बड़ा वाला डायग्राम, ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ सी, ये लगा सकते हो। टाउ सी निकाल लें, जो इजी टारगेट है, टाउ सी आएगा आर इक्विवेलेंट। इसको क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर बना दो, कंडक्टिंग वायर, तो ये दोनों पैरेलल, आर इक्विवेलेंट बनेगा r/2, ये कंडक्टिंग वायर हो गया, तो ये और ये पैरेलल, तो r/2, और ये दोनों पैरेलल ही है, देखो क्लोज कर दिया ना इसको, ये दोनों पैरेलल, ये 2c, तो 2c दैट इज rc, टाइम कांस्टेंट rc है। अब क्यू इन, इसका जीरो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तो लिखा है अनचार्ज, देखो इनिशियली अनचार्ज लिखा है, इनिशियली अनचार्ज लिखा है, बट स्टिल इसको इनिशियली अनचार्ज नहीं बोल सकते। द रीजंस क्या है देखना। एक्चुअल में क्या है कि ये सर्किट पहले से ही ये ओपन था, तो ये तो पहले से क्लोज है, तो स्टडी स्टेट पे ये करंट इसमें फ्लो तो कर रहा होगा, ऐसे इधर से नहीं फ्लो करेगा बट ऐसे करेगा, और ये जो करंट आना चाहिए I1 वो आना चाहिए V/2R। तो इसका बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप V1 जो आएगा, V1 वो होगा I इंटू आर, ये करंट I1 इंटू R1, तो I1 इंटू आर, ये वैल्यू बनेगी इसमें R मल्टीप्लाई V/2, मतलब ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है V/2 को पोटेंशियल ड्रॉप से, और ये जो चार्ज आएगा दैट इज लेट्स Q2 है, तो Q2 जो होना चाहिए दैट इज C इंटू V, CV/2 है, CV/2 है। ये तो ओपन, मतलब ओपन है, तब का एक कंडीशन बना दिया कि इसका चार्ज मुझे पता चल गया, इसका चार्ज 0 था इनिशियली, सर्किट ऐसे घूम रही है। लेकिन इसको क्लोज करने के बाद क्या हो जानते हो, जब क्लोज करोगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब सारा गेम dt टाइम के अंदर हो रहा है, मतलब 0 और dt इंटरवल के बीच में सारा का सारा गेम हो रहा है इसी इंटरवल में। ये जो फंक्शन dt इंटरवल के बाद होता है, अच्छा कोई पूछे ना कि चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, वो 0 टाइम के बाद क्या है कि dt टाइम के बाद क्या है, दोनों एक ही बात है। 0 टाइम के बाद का फंक्शन पूछे, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन 0 के बाद बोलो या dt के बाद बोलो, फंक्शन एक ही जैसा है, बिकॉज dt इज वेरी वेरी स्मॉल। 2 मिनट आ रहा हूं। अब इस इंटरवल में क्या हुआ देखना, ये रेजिस्टेंस आर इस इंटरवल में हुआ ये कि ये जो कैपेसिटर है ना इसके साथ क्लोज हो गया, यहां पे तुमने क्लोज कर दिया। अब इस पे पहले से चार्ज था, तो ये अब ये तो हमेशा, अब dt इंटरवल एक कंडक्टिंग वायर है, ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, तो अगर इसको 0 बोल रहे हो, इसको भी बोल रहे हो, तो इसको भी 0, इसको भी dt इंटरवल 0 के जस्ट बाद ही, dt 0 dt के अंदर भी और dt के बाद भी, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगे।
अगर ये हमेशा पैरेलल हैं, इस पे तो चार्ज है ना, तो इसका पोटेंशियल आएगा क्यू बाई सी करके, क्यू बाई सी करके। बट इसका पोटेंशियल जीरो है ना शुरू में, और इसको हमेशा पैरेलल रहना है। इसका मतलब जीरो से dt इंटरवल के बीच में पता क्या करेगा, ये सर्किट इसमें इतना तेज, इससे करंट निकलेगा ऐसे ऐसे, इधर से भी करंट आ रहा है ऐसे, वो ये भी करंट और ये भी करंट मिलकर इसको चार्ज करेंगे। लेकिन जीरो से dt इंटरवल के बीच में ये करंट फाइनाइट वैल्यू होगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, वो करंट जाने नहीं देगा, और इधर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तुरंत इसको चार्ज कर देगा। विद इन dt इंटरवल में ये चार्ज निकल के इसको चार्ज करके इसके पोटेंशियल डिफरेंस को और इसको एकदम इक्वलाइज कर देगा, एकदम इक्वलाइज कर देगा। ये एकदम इसका पोटेंशियल ना V2 एकदम इक्वलाइज कर देगा, और ये dt इंटरवल के अंदर कर देगा। तो विद इन dt इंटरवल में ये करंट इनफाइनाइट फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज आएगा तब तो चार्ज होगा। और dt इंटरवल में अगर फाइनाइट चार्ज आ रहा है, विद इन dt इंटरवल अगर सिग्निफिकेंट चार्ज आ रहा है, तो करंट विल बी इनफाइनाइट, q बाई dt, q फाइनाइट dt जीरो इन्फिनिट। तो ये करंट इनफाइनाइट फ्लो करके इसको चार्ज करेगा और इसका पोटेंशियल बराबर कर देगा। तो अब dt इंटरवल के ही अंदर पोटेंशियल बराबर हो गया। और dt टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा कि इसका पोटेंशियल v2, या मैं यूं कहूं तो दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा, यहाँ का चार्ज इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि इस पे जो चार्ज आएगा ना q इन, दैट इज cv अपान 4 हो जाएगा, क्योंकि cv अपान 2 इस पे था, तो आधा आधा बढ़ गया, बिकॉज सी और सी बराबर है, अदरवाइज सी सी इक्वल नहीं होता है। तो पोटेंशियल इक्वेट करता, पोटेंशियल बराबर करता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस सर्किट को भूला जाता। ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये करंट बहुत ही कम है कंपेयर टू दिस करंट। तो इस सर्किट को अलग सॉल्व करता, यहाँ का चार्ज निकालता, पोटेंशियल इक्वेट करके चार्ज आ गया, और वो चार्ज, ये जो चार्ज आया ना इसके ऊपर वो dt टाइम पे आया। अब ये जो फंक्शन अब नया शुरू होगा, ये फंक्शन dt के बाद शुरू होगा, वही, या यूं कहूं तो जीरो के बाद, हालांकि ज्यादा बेटर वर्ड है कि dt के बाद। तो dt के बाद में अब ये फंक्शन ऐसे बनेगा, q बराबर q एस एस। अब q इन तुम लिखोगे, q इन उसके लिए दैट इज cv अपान 4। कोई पूछे इसके लिए भी q इन बताइए, तो फिर यही, क्योंकि जीरो से dt के बीच में सब कुछ जो होना था सब कुछ बड़ा वाला हो चुका है, तो q इन ये बन गया। अब q एस एस कितना आएगा, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हो गए ना, पैरेलल, और ये q एस एस तो cv बाई 2 ही आएगी। रीजन, भाई करंट इसी में बस फ्लो करेगा, क्यों, तो इसमें इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों पैरेलल, तो 2c बन गया, और करंट v बाई 2r होगी, तो ये वाला पोटेंशियल रहा v बाई 2r इंटू r, v बाई 2, ये v बाई 2 आएगी। तो स्टडी स्टेट पे इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा, और ये करंट बस इसी में फ्लो करेगा। तो ये पोटेंशियल दोनों ही v बाई 2 हो जाएंगी, v बाई 2। तो जो क्यू एस एस बनेगा तुम्हारा, क्यू एस एस दैट इज cv अपान 2 बनेगा, v बाई 2। अब ये फॉर्मूला बनेगा q बराबर क्यू एस एस cv बाई 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी प्लस क्यू इन, अब ये बनेगा cv अपान 4 ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। ये बेसिक इसका आंसर है। बात समझ में आ रहा है? यस, क्या कह रहा हूं उदित, तुम्हें समझ में आया? हाँ, तो इसमें ना ये एडवांस का ही क्वेश्चन एक्चुअल में, तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पे खेल खेला था कि बच्चे इसको क्या किए थे, सॉल्व किए थे ना, तो फंक्शन तो यही लिखे थे, बट इसके ऊपर क्यू इन को जीरो कर दिया था, जीरो, क्योंकि लिखा था आंसर, फिर आंसर सिर्फ इतना लिखा था उन्होंने, जो कि गलत है। ये आएगा, ये dt इंटरवल के खेल की वजह से आ जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ, a solid conducting sphere of radius इतना is enclosed by a thin metallic cell of radius 20 centimeter. Conducting sphere of radius r is enclosed by the thin metallic cell of radius a charge q is given to the inner cell. Find the heat generated in the process. The inner cell is connected to the cell by conducting wires. इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद जब पोटेंशियल सेम करते हैं, पूरा चार्ज बाहर जाता है। अब इसमें सेल्फ एनर्जी के मेथड से ये कर रहे हो ना,
कि कितना हीट डेवलप होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब यहाँ पे 20 कूलम चार्ज होगा तो यहाँ पे माइनस, अच्छा इस पे टोटल 20 कूलम दिखेगा, इस पे टोटल 0 दिखेगा ना, क्यों? अगर सेल्फ एनर्जी का मेथड यूज़ कर रहे हो ठीक है, तो इसका क्यू चार्ज है तो इस पे तो टोटल 0 होगा, क्यों? इसका मतलब इसकी इसकी सेल्फ एनर्जी नहीं होगी क्योंकि चार्ज 0 है। सेल्फ एनर्जी बस इसी के पास होगी। अगर सेल्फ एनर्जी इसी के पास होगी दैट मीन्स मतलब मेथड 1 यूज़ कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी, तो होगा के क्यू अपान आर। रेडियस कितना है इसका 0.2, ठीक है। इसके हाँ 2 आर होती है। वन अपान क्या चीज? किसका होता था पता हो? सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का होता था। तो यहाँ पे चार्ज अंदर कहाँ पे है? ये चार्ज सिर्फ इसके ऊपर ना सरफेस पे है, बताओ। हाँ चार्ज सिर्फ सरफेस पे है तो इसलिए लिख लेंगे और यू फाइनल को ऐसे कर लेंगे। अभी चार्ज पूरा यहाँ पे आ गया तो के क्यू का स्क्वायर अपान 2 रेडियस कर लेंगे 0.1। जो हीट डेवलप होगा वो इनिशियल और इसके बीच में कोई इंटरेक्शन तो होगा नहीं, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ना इसी को अगर हम एक सेकेंड विदाउट सेल्फ एनर्जी की हेल्प से सॉल्व करो, सेकेंड अप्रोच, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे चार्ज क्यू दे रहे हो, इस पे तो टोटल चार्ज 0 है, टोटल चार्ज 0 है, तो इस क्यू की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ होगा एनर्जी वहाँ वहाँ होगी। दैट मीन्स यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में। तो एनर्जी इस रीजन में भी इस रीजन में भी है। और ये क्यू चार्ज होता है तो माइनस क्यू चार्ज होता है, ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब जब इसको अंदर वाले तुम इसे कनेक्ट किए ना, कनेक्ट कर दिए, तो हुआ ये चार्ज आ गया यहाँ पे, मतलब फाइनल हमारा ये बन गया, फाइनल हमारा ये बन गया। यहाँ पे 0 हो गया, प्लस क्यू ऊपर आएगा और अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा, कोई चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। अच्छा क्या बाहर के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड वही रह गया जो यहाँ पे है? क्यों? यस। इसका मतलब कि इस रीजन की एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, इस रीजन की एनर्जी नहीं चेंज हुई। इसको कनेक्ट करने से सिर्फ बीच की जो एनर्जी है वही एनर्जी गायब हो गई, बीच की एनर्जी गायब हो गई। अब देखो, अब सेल का ये सरफेस और सेल का ये सरफेस एक कैपेसिटर बना रहा है, मतलब ये वाला और ये कैपेसिटर ऐसे, इसकी बीच की एनर्जी गायब हो गई, इसकी बीच की एनर्जी गायब हो गई। तो मुझे पता है किसी भी दो सरफेस के बीच का एनर्जी जो होता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ की स्क्वायर बाई सी, और सी उसके और उसके बीच का कैपेसिटेंस होगा। तो मैं क्या करूं, ये वाली बस एनर्जी निकाल लूं कहीं से, उस एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ क्यू स्क्वायर। इस प्लेट पे कितना चार्ज था देखो, क्यू, ये माइनस क्यू, तो ये चार्ज क्यू है, अंदर वाला चार्ज लिया जाता है, रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये सरफेस है ना इसके जस्ट बाहर वाला चार्ज ऐसे है ना, तो ये चार्ज और ये चार्ज लिया जाता है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिख देंगे। और सी इसके बीच का कैपेसिटेंस, ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, और कॉन्सेंट्रिक सेल का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए। एक्चुअल में इतना ही डेवलप होना चाहिए, इतना ही डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यही एनर्जी यहाँ से गायब हो गई। दिस इज आंसर। तो ये भी एक बहुत अच्छा अप्रोच है, ठीक है। किसी भी दो सरफेस के बीच में अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो सीधे हाफ सी वी स्क्वायर, भी उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेस के बीच का, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू दो सरफेस है, इधर वाला चार्ज है और इसके इधर वाले माइनस क्यू होना चाहिए। तो इसके सहायता से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ये भी एक बेटर अप्रोच होता है जिसके थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। चलो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये कह रहा है इन द सर्किट सो इन द फिगर फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन व्हेन स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस को क्लोज किया, कितना एनर्जी
डेवलप हुई। तो बैटरी कनेक्टेड है, बस एक ही तरीका मेरे सामने दिख रहा है, डब्ल्यू बी डेल्टा यू, एकदम दिमाग कह रहा है आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, बैटरी का वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा। चलो डेल्टा यू निकालना पड़ेगा और डेल्टा बी निकालना पड़ेगा। डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू ये क्लोज होने के पहले जब ये ओपन था, एनर्जी निकाले ना, सी इक्विवेलेंट के साथ एनर्जी बार बार आएगी, तो B4 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं B4 सर्किट डायग्राम हमारा ये था। ये आ गया 5 वोल्ट 4, ये है 10, और ये अगर ओपन है तो ये बेकार है कैपेसिटर्स, तो ये है 2। अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालना भी सरदर्दी लग रहा है, देखो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं पता है, लेकिन बड़ा अच्छा नोडल हमको हेल्प कर रहा है। देखो इसका पोटेंशियल अगर मैं 0 लिख लूँ, अच्छा ये सीरीज में ना एक साथ कर लो, एकदम आराम से आ गया ना। ये सीरीज, ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा ऐसे, और ये करंट भी ऐसे फ्लो करवाएगा, दोनों सपोर्ट कर रहा है। तो ईएमएफ जो आएगा, ईएमएफ का इक्विवेलेंट वो कितना बनेगा, 5 और 10 15, और ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा 2:4 डिवाइड बाई 6, ये 4/3 आएगा। तो इनिशियल एनर्जी आएगी हाफ CV², तो हाफ 4/3 और 15 का स्क्वायर, ये 3 × 5 = 15, 5 और ये 2, 5 दूनी 10, 150 है। कैलकुलेशन तो मैं चेक करते रहना पड़ेगा, माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो में। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी निकालना है, अब एक एक करके निकालेंगे, मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये डायग्राम ऐसे बन गया। ये डायग्राम ऐसे बन गया, 5 वोल्ट 4 10 3 एंड 2। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, 2 और 4, इनको एक ही पास कर दो और इसको एक साइड में रहने दो। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एक पास कर दो, पूरे के एक पास। तो ये 2 था और ये 4 था, इसको एक पास कर दो ऐसे, और ये था 4/3, 4/3। अब हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, दोनों सीक्वेंट नहीं आ रहा तो मत आया, क्या फर्क पड़ता है। नोडल मेथड देखो, इसका पोटेंशियल 0 कर दो, तो इसका आएगा 10, इसका भी बनेगा 10, इसका बनेगा 0। अच्छा ये 0 है, ये 10 है, 10 यहाँ तक आएगा, ये 10, तो ये है 5, तो ये कितना आएगा 15, 15। तो जो फाइनल एनर्जी आएगी वो हाफ C 4/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस B का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, प्लस ये वाली एनर्जी आएगी, दैट इज हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0, दैट इज 10 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो एकदम सेम है, तो 150 आएगा, ये 150 आएगा, प्लस ये आएगा 100/250, ये भी 150 आएगा। इसका मतलब कि जो डेल्टा यू आ रहा है, डेल्टा यू दैट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया 150। अच्छा एक और बता रहा हूँ, इसमें याद करो मैंने एक क्वेश्चन में कहा था कि जो हीट डेवलप होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है, और बैटरी वोल्ट का हाफ होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे, द रीजन इज क्लियर। वो तब लगाया गया था जब मैंने कहा था कि सारे के सारे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज रहो। यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर ये ओपन है तो इस बैटरी के थ्रू और इस बैटरी के थ्रू ये कैपेसिटर्स चार्ज है, ये कैपेसिटर्स चार्ज है, तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ऑलवेज वैलिड था। तो ठीक है, तो एक एक करके निकाल रहे हैं, डेल्टा यू 1/50 आ गया। अब हमें डेल्टा ये निकालना पड़ेगा, बैटरी ने कितना वर्क किया। यहाँ पे 2 बैटरी है, ये भी बैटरी, ये भी बैटरी, इन दोनों का वर्डन देखना पड़ेगा कि इन दोनों ने कितना कितना वर्डन किया, इसने कितना वर्डन किया और इस बैटरी ने कितना वर्डन किया। अब ये बात को समझना पड़ेगा। अब बैटरी का जो वर्डन में इंटरेस्टेड हूँ वो ये प्लेट है। अच्छा इस प्लेट का जो चार्ज का सम आएगा, इस प्लेट पे चार्ज फाइनल क्लोज करने के बाद इस पे कितना चार्ज है और क्लोज करने के पहले इस पे कितना चार्ज है, दोनों का डिफरेंस इस 5 वोल्ट के बैटरी ने चार्ज फ्लो करवाया। तो देखना, तो
अच्छा बताओ, एक्चुअल में ये इसका चार्ज ही नहीं चेंज हुआ। द रीजन क्लियर था कि बिफोर ये डायग्राम है, तो बिफोर ये डायग्राम है, तो ये 2 वाला ये है ना, ये वाला है। ये जो Q1 आएगा इस पे मैं ये वाला फ्लो निकाल रहा हूँ, डेल्टा Q 5 वोल्ट की बैटरी से फ्लो निकाल रहा हूँ। ये आएगा C, मतलब इस पूरे का C इंटू भी ये था, तो C इक्विवेलेंट कितना 4/3, और ये है E। वही इस बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि ये सब सीरीज में है। देखो ये सब सीरीज में सर्किट है ना, ये है। इस प्लेट का चार्ज क्या आएगा, इस प्लेट का चार्ज आएगा C, कहीं भी लगे डाउट तो रोकना, 4/3 इंटू भी 15 लिखेंगे, 5 नहीं। ये आ गया माइनस इस प्लेट का ये इनिशियल चार्ज है, हालांकि ये इनिशियल लिखेंगे ना, Q5 इनिशियल लिख लो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Q5 इनिशियल ये आएगा C, हमारा है C इक्वलेंट 4/3 इंटू E 15, ये आ गया 20, ये आ गया 20। ये Q5 की इनिशियल, अब मैं Q5 का फाइनल निकालना पड़ेगा। फाइनल ये कितना आएगा Q5 में, मतलब मैं चाहता हूँ ये वाला डायग्राम, ये 5 वोल्ट बैटरी ना, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है। इसका जो चार्ज आएगा वो 15 माइनस 0 इंटू 4/3 Q5 फाइनल, तो 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 इंटू 4/3, समझ गए एकदम अच्छे से। ये वैल्यू अभी भी 20 ही आएगी। इसका मतलब कि इस बैटरी से चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी ने कोई वर्क डन नहीं किया। तो वर्क डन ऑफ 5 वोल्ट बैटरी इज 0। 5 वोल्ट बैटरी इज 0। फिर किसने वर्क डन किया, सिर्फ इस बैटरी ने वर्क डन किया। और ये वर्क डन किस पे करेगा, आई थिंक सिर्फ इस पे करेगा। रीजन, ना तो क्या पता इसका चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, ये वाला 4 वाले का, 4 वाले का भी चार्ज नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये सीरीज में थे, तो चार्जेस बराबर होंगे, ये नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अब तो आंसर ना हीट डेवलप 185 आएगा। समझ गए क्यों, भाई ये जो बैटरी है स्विच क्लोज करने के बाद सिर्फ इसी पे वर्क कर रहा है, इसी पे। और ये क्या है, अनचार्ज है। तो जो इसकी एनर्जी होगी 3 वाले की जो एनर्जी होगी, एक्चुअल में उतना ही हीट डेवलप होगा, और बैटरी का बटन उसका डबल होना चाहिए क्योंकि वो अनचार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि आना चाहिए। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। इस प्लेट पे इनिशियली 0 चार्ज था क्योंकि ये ओपन था, तो Q3 इनिशियल इज 0 और Q3 फाइनल इज, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस था फाइनल वाले का, ये आफ्टर डायग्राम है ना, 3 वाले का 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट, इस पे प्लस आएगा, तो 10 वोल्ट इंटू 3 दैट इज 30। तो कोई पूछे चार्ज कितना फ्लो किया, तो डिफरेंस, अच्छा हाँ, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया वो आएगा तुम्हारा, इस बैटरी से जो चार्ज फ्लो आएगा वो आएगा इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज का फाइन। स्विच क्लोज करने के बाद, अंडरलाइन है बाद, कौन दो प्लेट से ये कनेक्टेड है, क्लोज करने के बाद ये एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है। इसका और इसका सम का जो डिफरेंस आएगा वो इससे फ्लो होके जाएगा, तो इसका सम 0 था, प्लस इसका सम जो था वो था हमारा, ये वाला चार्ज था 20। तो बट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, ऐसे ना, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव था 20, और जब क्लोज कर दिया उसके बाद ये 30 प्लस 20 आ जाएगा, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज 30। अब ये पाया हमारा 3 वाले से चार्ज का फ्लो बैटरी से। अब उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो बैटरी ऑर्डर आएगा 30, मतलब बैटरी का जो वर्डन आएगा, बैटरी का वर्डन 3 वाले बैटरी का वर्डन वो आएगा 30 इंटू ये 10 दैट इज 300। देखो 300 उसका इंक्रीज इन एनर्जी का डबल ही है, 185 था उसकी एनर्जी, ये बेसिकली 185 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा डब्ल्यू इज 300, डेल्टा यू, ये यू फाइनल है 300, माइनस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी 150, इनिशियल एनर्जी 150 थी, एंड प्लस डेल्टा एच। एक्चुअल में डेल्टा एच ये है 150 माइक्रोजूल, एंड दिस इज आंसर। मतलब इसी क्वेश्चन को कोई अगर जल्दी में करना चाहता ना, तो सीधे इसकी एनर्जी लिखता, आ गया आंसर।
लेकिन कायदे से वो इसीलिए आ गया आंसर कि ना तो इसकी एनर्जी चेंज हुई, ना तो इसकी एनर्जी चेंज हुई, और ना इस बैटरी ने वर्क डन किया, इसलिए आंसर आ गया, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, यस मतलब हमें ना कोर बेसिक पे जाना है, बेसिक जैसे जैसे बढ़ेगा वो अंतिम आंसर एकदम सही देगा। वो अलग बात थोड़ा सा लेंदी हो जाए, हालांकि अगर ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती, जो मुझे बीच में आई थी, आ गई होती कि इस बैटरी से चार्ज का फ्लो बंद रहा, इसकी एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, तो मैं जान देता अरे जब इससे चेंज ही नहीं हो रहा, इसका चेंज ही नहीं हो रहा, इसका चेंज उठा के फेंक दो भाई। जो बैटरी काम ही नहीं कर रही है, जो बैटरी से कैपेसिटर का चार्ज ही नहीं चेंज हो रहा है, एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, वो क्या हमारे क्वेश्चन में क्या काम नहीं, हटा के फेंक दिया। अब यही बचा, ये 10 वोल्ट, ये 3 माइक्रोफेरेड, एनर्जी हाफ से भी स्क्वायर, एक ही लाइन में आंसर आ गया। मतलब लेकिन ये सारी बातें कब समझ में आई, पूरा आंसर आने के बाद समझ में आई यार, ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सीधे हाफ से भी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, कह रहा है द कनेक्शन सोन इन द फिगर, मतलब पूरे कैपेसिटर में दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलते हैं, एक चार्ज थ्रू थ्रू स्विच एंड हीट डेवलप, यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, बाकी इजियर पार्ट्स हैं सब। The connection shown in the figure are established with the switch S is open. How much charge will flow through the switch if it is closed? इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा स्विच के थ्रू? इसमें ऑल्सो फाइंड हीट डेवलप लिख लो, ऑल्सो फाइंड हीट डेवलप, जब जब आएगा ऑल्सो फाइंड हीट डेवलप समझ जाओ सर दर्द है, क्योंकि आफ्टर और पहले सब देखना पड़ता है। ऑल्सो फाइंड हीट डेवलप, स्विच क्लोज करने के पहले, ये स्विच है ना, हम समझना पड़ेगा कि इस स्विच, ये जो स्विच क्लोज किया उसके बाद आफ्टर ये किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है। इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज का सम फाइनली निकालेंगे और बाद में निकालेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो, तो अब जहाँ जहाँ ने मार्क किया मुझे उसके विषय में सोचना है। सबसे पहले हम बिफोर की बात करते हैं। बिफोर, जब हम बिफोर की बात करेंगे तो सर्किट ऐसा बनेगा, 24 वोल्ट, ये आएगा 1, ये है 2, ये है 2, ये 1, इस तरीके से। अब देखो ना, नोडल मैथड लगा दो, इसका 0 पोटेंशियल, इसका 24 वोल्ट्स, ये 24 यहाँ तक आएगा, ये 24 है और ये 0 है तो यहाँ तक 0 आएगा। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में, मुझे अच्छे से पता है, अच्छा सीरीज में हो गए। सीरीज में इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट ही आने वाले हैं, अपोजिट ही। क्यों, इससे प्लस क्यों, इससे माइनस क्यों, इससे प्लस इससे माइनस क्यों, तो इसका सम तो 0 हो गया, तो ऑब्वियस था 0 होना, क्योंकि बीच में एयर का गैप है, ये एयर का गैप है, तो ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड पार्ट है, दिस इज द आइसोलेटेड पार्ट, आइसोलेटेड। इस पे चार्ज तो आ ही नहीं सकता, स्टोर हो ही नहीं सकता, सही में 0 रहेगा बिफोर। अब स्विच क्लोज के लिए तो डेल्टा एस ना निकालना हो, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं है, डेल्टा क्यू इनिशियल जो सम आ रहा है वो 0 आ गया। अब आफ्टर की बात करते हैं, जब हम आफ्टर की बात करेंगे ना, एक काम करो इसी पे सॉल्व कर लो, आफ्टर है ये डायग्राम, आफ्टर में क्लोज कर दिया, जब क्लोज कर देंगे, अब ये कंडक्टिंग वायर बन गया, तो नंबरिंग करेंगे, इसका नंबर 1 दे दिया तो इसका नंबर 1, ये कैपेसिटर तो इसका नंबर 2, और अगर इसका नंबर 2 है तो ये नंबर 3 दे दिया, ये 1 2 है, ये भी 1 2, ये दोनों पैरेलल आएंगे, ध्यान रखना दोनों पैरेलल आएंगे। तो अच्छा नोडल से कुछ हो मिलेगा मुझे, आई थिंक ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, मिलेगा क्यों नहीं, अगर तुम नोडल लगाओ ना तो भी आ जाएगा। देखो इसको 0 पोटेंशियल लिखो, इसको 24 वोल्ट, ये 24 यहाँ तक आएगा, ये 0 यहाँ तक जाएगा 0। अब इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो मान लो इसका पोटेंशियल x है, इसका यहाँ से यहाँ तक x आएगा। मतलब कौन अप्रोच इजी हो जाए ना, ये थोड़ा सा वो है, जब बैटरी ज़्यादा होती है तो फिर नोडल पे जाते हैं, बैटरी तो एक ही बैटरी है, फिर भी लगा कि नहीं चलो x निकाल के तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि x निकल गया ना, x निकल गया तो फिर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ये वाला चार्ज आएगा, x मिल गया, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, x निकालने के लिए यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन 0 करेंगे, चार्ज एक्यूमुलेशन 0, फिर इधर से चार्ज तो लिख देंगे, फिर इधर से चार्ज लिखेंगे,
फिर ये वाला चार्ज, इस चार्ज के लिए फिर ये चार्ज निकालेंगे। नहीं मन कर रहा है, एक काम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लिख दूंगा तो आ ही जाएगा, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पैरेलल आ गया, ये दोनों पैरेलल आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर इसको तुमने 1 दिया था, इसको 1, तो यहाँ पे 2 मैंने दिया था, यहाँ पे 3। ये 1 2 1 2 दोनों पैरेलल, और ये 1 3 1 3 ये दोनों पैरेलल, तो ये बनेगा 2, ये बन गया 2 है, तो ये 2 है, और ये बन गया 1, ये है 1, और ये दोनों पैरेलल, तो इक्विवेलेंट 3 बन गया। देखा जाएगा, अब लिखते आगे बढ़ना हमेशा होता है। ये पैरेलल तो 2 और 3 पैरेलल, ये है 3, ठीक है, और ये आपका है प्लेट 2, ये 2 प्लेट है, ये 1 प्लेट है, और ये 3 प्लेट है, और 1 और 2 और 3 के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। एकदम आंसर पता चल गया, 24 वोल्ट आ गया, कुछ नहीं रखा है, 3 3 आ गया ना। इसका मतलब कि अगर ये 0 पोटेंशियल का है, 0 का, तो इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट रहा होगा, इसका पोटेंशियल 24 वोल्ट है। सारे आंसर्स मिलने शुरू हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, आंसर्स आने शुरू हो गए। इसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ पे लिख लिया, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है नोडल मेथड में। इसका पोटेंशियल कितना है, 24 वोल्ट है नोडल मेथड से। इसका पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। आगे अब चार्ज निकालना बाकी है, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज का सम, वो आएगा Q फाइनल इज P इंटू P। C1 है, और इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 प्लस इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस C इंटू, ये 12 है और ये 24 है, तो बनेगा -12। ये बनेगा 12:1 पोटेंशियल डिफरेंस इंस 2, ये पॉजिटिव है क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है, प्लस ये 12 है 24, बनेगा 2 इंटू -12, का मतलब कि ये आ गया -12 माइक्रोकुलम। इसका मतलब कि इस प्लेट पे इधर से टोटल -12 माइक्रोकुलम इधर आएगा, या मैं कहूँगा इधर चला जाएगा 12 माइक्रोकुलम। हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का 12 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम इन लेफ्ट डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगले पार्ट में पूछा गया था सेकेंड पार्ट, हीट कितना डेवलप होगा, हीट कितना डेवलप होगा। हीट निकालने के लिए बैटरी का वर्डन पर फोकस करेंगे, एनर्जी फोकस करेंगे, आंसर आएगा। ये हमारा इनिशियल डायग्राम था, इनिशियल डायग्राम था। तो ये बताओ इन सबका इक्विवेलेंट, अच्छा नहीं, स्विच क्लोज होने के बाद बैटरी से फाइनल कौन कौन से प्लेट कनेक्टेड थे, ये इंपॉर्टेंट है, बाद वाला। तो इस बैटरी से बाद वाला जो आ रहा है ना, वो कि ये है और एक ये है, क्योंकि डेल्टा यू, पहले तो डेल्टा यू निकालो, आसान वाला काम पहले करते हैं, आसान वाला काम पहले करते हैं। डेल्टा यू के लिए यू इनिशियल निकालते हैं, यू इनिशियल, ये आएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर। देखो यू इनिशियल यू फाइनल आसान लगा निकालना, देखो ये 3 और 3 सीरीज में, तो 3/2 और ये 24, ये बनेगा हाफ 3/2 इंटू 24 का स्क्वायर। ये इनिशियल फाइनल एनर्जी मिल गई कैपेसिटर्स की। अब हमें इनिशियल एनर्जी की बात करनी है, इनिशियल ये डायग्राम है। अच्छा ये 2 और 1 सीरीज में है, ये आएगा 2:1 डिवाइड बाई 2 + 1 2/3, ये 2/3 और ये 2/3 दोनों पैरेलल, ये 4/3 बनेगा, इसका इक्विवेलेंट 4/3, 2/3 2/3 दोनों पैरेलल 4/3 बनेगा हाफ 4/3 इंटू 24 का स्क्वायर, किया गया। अब हमारा जो डेल्टा यू, देखो कितना आसान लग रहा है डेल्टा यू, हर बार बैटरी वाला पे ना थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, कोई बात नहीं। डेल्टा यू फाइनल मान से इनिशियल, तो ये आएगा, ये कितना बता सकते हो, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके बताओ ना कितना आ रहा है पूरी वैल्यू डेल्टा यू। एकदम स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम एडवांस की स्पेशली, ये वैल्यू कितनी आएगी सब्ट्रैक्शंस, एक बार तुम लोग भी देख लो भाई, फाइनल मान से इनिशियल, ठीक है ओके, ये 48 हो गया, तो डेल्टा यू तो हम अच्छा लगा। बैटरी फंसी, अगर बैटरी नहीं होती ना तो सीधे आंसर था डेल्टा यू 48 आ गया ना,
हालांकि बैटरी नहीं होती तो ये निगेटिव आता, क्योंकि डेल्टा एच को तो आना ही है पॉजिटिव। बैटरी की वजह से ऐसा हो गया, मतलब बैटरी ने, इसका मतलब बैटरी ने ओवरऑल पॉजिटिव वर्डन किया होगा, तभी तो कैपेसिटिव की एनर्जी बढ़ी है और हीट निकलना तय है। एनर्जी चेंज हो रही है, दैट मीन्स हीट निकलना तय है। अगर कैपेसिटिव एनर्जी चेंज हो रही है तो हीट निकलना एकदम तय है, क्योंकि प्रोसेस स्लो नहीं होते हैं। ये तो 48 है, तो बैटरी का वर्डन को पॉजिटिव लाना पड़ेगा हमें। तो बैटरी का वर्डन के लिए बैटरी कितना वर्क कर रही है ये निकालना पड़ेगा। तो बैटरी आफ्टर इंपॉर्टेंट है, आफ्टर इस पॉजिटिव प्लेट से एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है, इन दोनों का सम का चेंज निकालना पड़ेगा। अब बिफोर भी तो यही कनेक्टेड थे यार, बिफोर भी तो देखो, बिफोर भी इस पॉजिटिव प्लेट से यही कनेक्टेड है। ठीक है, मुझे इस प्लेट का चार्ज का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, क्यू इनिशियल ये होगा सी इंटू भी। भाई बैटरी ने जो चार्ज फ्लो करवाया है इसी पे तो फ्लो करेगा फाइनली भी, और इनिशियल भी इसी फ्लो करवा रहा है, तो सी इक्विवेलेंट से चार्ज का फ्लो नहीं निकल जाएगा, Q बराबर सी भी, वो बैटरी का ही चार्ज का फ्लो आता है। तो सी, तो इस पूरे सिस्टम का सी इक्विवेलेंट देखो आराम से आ रहा है, Q फाइनल तो एक ही लाइन में आ गया। पूरे सर्किट 3/2 इंटू 24, 3/2 इंटू 24, ये आएगा 12×36। Q इनिशियल आएगा, ये है, तो ये 2 और 2/3, ये 4/3 था, तो C इंटू भी करो, तो C था 4/3 इंटू 24, ये वैल्यू आ गई हमारी 24। देखो एकदम सही आना चाहिए था ना, तभी तो चार्ज ज़्यादा फ्लो करवाएगा, ऊपर ज़्यादा आना चाहिए। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, तो डेल्टा क्यू बैटरी के थ्रू आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन 36 - 24 12। अब बैटरी का वर्डन निकालते हैं, जो बैटरी का वर्डन बनेगा वो बनेगा 12, 40 वर्क करेगा क्योंकि चार्ज फ्लो करवा रहा है, और 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट है। बस अब कोई पूछे हीट डेवलप, पहला इक्वेशन 12 इंटू 24 बैटरी का वर्डन इक्वल्स टू 48 प्लस डेल्टा एच आ गया। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन हीट डेवलप। जितने बार भी तुम्हारे सामने हीट डेवलप के कॉन्सेप्ट्स आएंगे तुम्हें इस तरीके से प्रोसीड्स करना होगा, बस स्विच के थ्रू चार्ज का फ्लो।